channel. My name is Mehik Bhavna and I'm a first year student at SRCC. तो आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th. ठीक है, आज का वीडियो जो है वो इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि आप अपने इंग्लिश के स्कोर में मासिव इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं. देखो, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड दे दूं. मैं स्कूल में मतलब टुवर्ड्स दी एंड तो मेरे बहुत ही अच्छे ग्रेड्स रहे और मतलब मैंने बहुत अच्छे से अपने बोर्ड्स भी निकाले, बहुत अच्छे से सीबीटी भी क्रैक किया, वो सारी चीज़ें अच्छी थी. बट मैं अभी अगर मैं बात करूं मेरे 6, 7, 8, 9, 10th में, तो मैं इतनी भी अच्छी नहीं थी. मैंने धीरे धीरे चीज़ों से सीख करके इम्प्रूवमेंट करा है. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब होता ना फ्रॉम दी फर्स्ट ग्रेड मैं एक बहुत अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट थी और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे हर सब्जेक्ट में. ऐसा कुछ नहीं था. मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे मार्क्स मेरे एक सब्जेक्ट में अच्छे आए तो मुझे थोड़ा सा और ग्रीड हो गया कि अच्छा मतलब इतनी प्रेज मिलती है अच्छे मार्क्स लाने पर, तो मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरे मार्क्स ऐसे इम्प्रूव हुए. तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बचपन से ही कुछ ऐसा था मेरे में जो मैं पहले से ही टॉप करती आ रही हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी रहा है. ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत ग्रो करा है, बहुत इवॉल्व करा है. तो मेरे जो इस ग्रोथ की जर्नी में मेजर रोड ब्लॉक था वो था इंग्लिश लैंग्वेज. मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था ना कि मैं सब कुछ कर लेती थी पर तो भी मेरे इंग्लिश में मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे. और डिफरेंस इंग्लिश के मार्क्स पे और बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स में इतना ज़्यादा था कि अगर इंग्लिश को हटा दिया जाए तो मैं फर्स्ट होती थी और अगर इंग्लिश को रख दिया था तो मैं 6th, 7th पे आ जाती थी. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था. तो मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और 10th में भी मुझे बोर्ड्स में भी अफेक्ट करेगा, 12th बोर्ड्स में भी अफेक्ट करेगा. तो कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना ही जो है पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी ना आंसर शीट्स को एनालाइज किया कि मुझे क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम है. तो मुझे पता चला कि इंग्लिश मेरी वीक ही है, हर सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है और हर सेक्शन को इंडिविजुअल फोकस देने की ज़रूरत है. तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो मैंने रेफर करे थे जिससे कि मेरे मार्क्स फ्रॉम 60 और 80 से लेकर के 75, 77 पे पहुंच गए थे. तो ये देखो, एक ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में ऐसा होगी और कोई मिरेकल जैसा होगा कि मैंने 5 चीजें यूज करी या 6 चीजें यूज करी और मेरे साथ इतना ज्यादा स्कोर में इंप्रूवमेंट हो गया. ऐसा नहीं था. धीरे धीरे ग्रेजुअली पहले एक टेस्ट में थोड़े बेटर आए, फिर और बेटर आए. टुवर्ड्स दी एंड मेरे जो मार्क्स थे बहुत अच्छे थे. 10 बोर्ड्स में भी अच्छे थे पर 10 बोर्ड्स तो क्योंकि हमारा हुआ नहीं था तो मैं ज्यादा उसको कंसिडर करती नहीं हूँ. तो मेरे 12 बोर्ड्स में 97 आउट ऑफ 100 थे. तो ये लगता है मुझे ऐसा कि मैंने जो पहले से जो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी ना 6, 7 से, उसी ने मुझे 12th में जाके हेल्प करा है. तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ ऐसे 9th और 10th के स्पेसिफिक सोर्सेज जो तुम रेफर कर सकते हो क्योंकि मैंने 9th और 10th ना बहुत अच्छे से पढ़ी थी. तो मुझे हर चीज एकदम होता ना दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिटरेचर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी मतलब होता है ना, एनसीईआरटी इज द भगवद गीता. इसको तो पढ़ना ही है. मैं ये नहीं कहूंगी, मैं और भी बुक्स बता रही हूँ लिटरेचर में तो, पर सबसे पहले मेरा मानना है कि एनसीईआरटी को अच्छे से रट लो. अब इंग्लिश में भी एनसीईआरटी रटनी होती है. तो देखो, अगर तुम अपने आंसर्स में इंग्लिश की कुछ अपने लिटरेचर के चैप्टर्स की कुछ लाइन्स अगर कोट करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. अगर तुम्हें सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता है हर एक चैप्टर के तो भी बहुत ज्यादा तुम्हारे आंसर्स में वो दिखता है एग्जामिनर को और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई इतनी अच्छी थरो अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की, इतनी अच्छी मेमोरी है बच्चे की, उसे सब अच्छे से बाय हार्ट पता है. तो मैं यही कहूंगी कि लिटरेचर के लिए सबसे पहले चैप्टर्स, उसके ऑथर्स के नाम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चैप्टर में क्या क्या हो रहा है, हाइलाइट्स क्या है चैप्टर्स की, लेसन क्या है चैप्टर का और मतलब होता है ना कि ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है. तो इतना तो पता होना ही चाहिए. अगर तुम डिटेल्स कवर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटैगनिस्ट है, उसने ब्लैक हैट पहनी हुई है और तुमने अगर एग्जाम जो अपने आंसर है एग्जाम के अंदर उसमें ये लिख दिया कि ब्लैक हैट, कहीं पर कुछ उसका होता है ना रेफरेंस दे दिया, तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ब्रॉडली तो सब लोगों को पता ही होता है कि स्टोरी लाइन क्या है, मतलब वो तो सारी चीजें पता, बहुत इजी टू रिमेम्बर भी है. पर डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब तुम छोटी छोटी डिटेल्स अपने आंसर में डाल के उसको इफेक्टिव बना देते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल्स को मत छोड़ो क्योंकि डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे पास इतना सारा टाइम भी होता है ना तो हम फोकस भी कर सकते हो डिटेल्स पे. जितना याद कर सकते हो उतना करो. ऐसा कुछ वो नहीं है कि सब कुछ ही याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें अच्छा वर्ड लग जाए कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इस टाइप की टोन बहुत ज्यादा है चैप्टर में. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, कोई भी तुम वैगाबॉन्ड
वर्ड है, ठीक है, और तुमने हर जगह बहुत सारी जगह उसको देख लिया, तो फिर तुम उसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन था कि एनसीईआरटी करो। उसके बाद जैसे अच्छी वोकैबुलरी तुम्हें लानी हो अपने आंसर्स में, कोई भी भले सेक्शन हो, तो तुम्हें होता है ना कि कुछ वर्ड्स जो बुक प्रोवाइड कर सकती है, वो मेरे हिसाब से फुल मार्क्स करके एक टेक्स्ट बुक आती है, रेफरेंस बुक आती है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हर चैप्टर उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा, और उसको तुम पहले अपनी एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर्स दे रखे होते हैं, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स है उस बुक में, वो तुम पढ़ लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा ना, एक अच्छा एक नैरेटिव मिलेगा कि आंसर्स को स्टार्ट कैसे करना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट्स है जो तुम इंक्लूड कर सकते थे। एक होता है ना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या हाँ हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आंसर आ रहा है, पर कैसे उसे लिखना है वो उस बुक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन दी एंड तो तुम्हें आंसर्स लिखने ही है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें बहुत अच्छे से उस बुक से हो सकती है। तो फुल मार्क्स बुक है, मतलब मैं कहूंगी अगर तुम खरीद लेते हो ना तो भी वो पैसा वसूल बुक है। मैं ज्यादातर अपने वीडियोस में बताती नहीं कि बुक खरीद लो या ऐसा कुछ, पर मैंने ये बुक क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बुक डेफिनेटली तुम परचेज कर सकते हो, और तुम्हें रीड करने के बाद भी अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिटरेचर सेक्शन की बात हो गई। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में इंटीग्रेटेड ग्रामर ही है, तो उसी पर फोकस करेंगे। देखो पहले तो जैसे 8th में वगैरह तुम्हारे एक्टिव पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ये सारी चीजें भी होती थी, पर अब तो ऐसा है नहीं। तो अभी हमें इंटीग्रेटेड ग्रामर पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने डियर सर के सारे वीडियोज जो है सारे रिलेटेड वीडियोज, उनकी ट्रिक्स, उनमें जैसे वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सारी चीजें, तो वो मैंने सारे उनके वीडियोस एक ही टॉपिक पर, मतलब जो भी तुम्हारे ग्रामर के टॉपिक्स है उसमें मैंने देख लिया, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी, ठीक है। पहली चीज तो तुम ये कर सकते हो। दूसरी चीज, ग्रामर के अंदर मेरे पास एक बुक थी जो टुगेदर विद की पुल आउट वर्कशीट्स होती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है, तुम वर्कशीट करके फिर अपने टीचर से चेक करा दो। तो मैंने क्या किया था, मैं एक एक वर्कशीट करती थी और फिर जो है अपनी टीचर से चेक कराती थी। तो मुझे ग्रामर में इस तरीके से बहुत हेल्प हुई। मैं टुगेदर विद की मेन टेक्स्ट बुक नहीं बोल रही हूँ, मैं टुगेदर विद की पुल आउट वर्कशीट्स वाली बुक कह रही हूँ। तो अगर तुम्हारे पास है, तुम अरेंज कर सकते हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तुम सेम ही वो शीट्स निकाल करके ना अपने टीचर को दे सकते हो। जब टीचर चेक करके देगा तभी तो तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेगी, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे ना। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आइडिया है जो तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ग्रामर की बात। अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स में मेरे हिसाब से जितना रीड करोगे ना उतना अच्छा है। तो जो मैंने फुल मार्क्स वाली बुक बताई है उसमें से तुम आराम से रीड कर सकते हो। उसमें राइटिंग स्किल के बहुत ज्यादा सैम्पल्स होते हैं, तो उसको रीड कर लेना, ठीक है। और जो मैं टुगेदर विद की पुल आउट वर्कशीट्स वाली बुक बताई है उसके अंदर भी राइटिंग स्किल के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो तुम उसको लिख करके अपनी टीचर से चेक करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है चेक करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लिखते जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, तुम्हें कौन सी चीजें लिखनी चाहिए थी इंप्रेसिव बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें टीचर ही बता सकता है। तो मुझे लगता है टीचर से हेल्प लो। अगर इंग्लिश में इश्यूज आ रहे हैं या इंग्लिश में मार्क्स कट रहे हैं और तुम नहीं चाहते हो कि कटे, तो वो सारी चीजें तुम कर सकते हो, ऑलराइट। तो अब चालू करते हैं बात करना अपने जो फेवरेट सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को यूजुअली लोग जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए तुम वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। तुम वेबसाइट्स कौन सी रेफर करोगे, लर्न सीबीएसई करके एक वेबसाइट है, उसको रेफर कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तो फुल मार्क्स में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, टुगेदर विथ में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैं एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं बता रही, बट मैं जरूर बोलूंगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को नेग्लेक्ट मत करो। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, फैक्चुअल पैसेजेस, डिस्कर्सिव पैसेजेस, जो तुम्हें सॉल्व करने से ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एकदम अनअटेंडेड तो बिल्कुल भी मत भी छोड़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे सेक्शन वाइज। एक और टिप मैं देना चाहूंगी, ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करो, खुद देखो कि तुम्हें कौन सी वेबसाइट अच्छी लग रही है। मैं तो हमेशा mycbseguide.com बोलती हूँ या फिर लर्न सीबीएसई बोलती हूँ। मैंने मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये 2 वेबसाइट्स ही यूज करी थी। तुम और भी बहुत सारी वेबसाइट्स देख सकते हो, पर मेरा मानना है कि बुक्स तो रखो ही अपने साथ, पर वेबसाइट्स की इम्पोर्टेंस को कम मत करो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं तुम्हारी वेबसाइट से ही, तो
तो फिर मुझे लगता है कि तब तुम इस सिचुएशन में वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने के ऑप्शन को नहीं साइड में रख सकते। ठीक है, अच्छे से देखो क्या क्या अच्छी वेबसाइट है और एक ही वेबसाइट पकड़ के उसको ही फॉलो करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बस इंटरनेट पे ढूंढते रहो, ऐसा नहीं, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर एक बार जब तुमने अच्छी कोई वेबसाइट देख ली तो हर चैप्टर को उसी वेबसाइट से करो। ठीक है, तो ये तो हमारी सारी बात हो गई कि कौन से सोर्सेस हमको प्रेपरेशन के लिए यूज करने हैं। अब प्रेपरेशन को टेस्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना तुम सिलेबस को कवर कर रहे हो। ठीक है, तो सिलेबस को कवर करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, और वैसे भी मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि इंग्लिश में तो एटलीस्ट तुम राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाओ। बाकी सब्जेक्ट्स में तो तुम एक बार फिर भी साइडलाइन कर सकते हो कि चलो हमें कॉन्सेप्ट आता है हम खुद से लिख देंगे, पर इंग्लिश में मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा कर सकते हो राइटिंग प्रैक्टिस उतना ज्यादा करो। जैसे तुम्हें, अगर तुम देखते हो मुझे मेरे वीडियोस, तुम्हें पता होगा कि मुझे मैं इतना रेकमेंड नहीं करती हूँ नोट्स वगैरह लिखना। मैं कहती हूँ अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, बट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मैं खुद भी लिखती थी, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि तुम भी लिख के प्रैक्टिस करो। और कौन सी क्वेश्चन पेपर यूज करने, तो जो क्लास 10th है वो तो सीबीएसई के पेपर्स ही यूज करेंगे। ठीक है, पहले जब तुम सीबीएसई के पेपर्स कर लो फिर ही दूसरे मॉक टेस्ट वगैरह पर जाना, पर और दूसरे जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उस पर जाना। पर जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनका तो ऑब्वियसली सीबीएसई के कुछ पेपर्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय के जो इंग्लिश के पेपर्स हैं उनको रेफर करो। ठीक है, उनको सॉल्व करो, चेक करवाना अपने टीचर से, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 10 सीबीएसई के पेपर्स और क्लास 9 जो है वो केवी के पेपर्स, केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स रेफर कर सकते हैं। और क्लास 10th में अगर तुमने सारे सीबीएसई के पेपर्स रेफर कर लिए तो फिर तुम भी केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स रेफर कर सकते हो। मैं केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने, मतलब मेरे साथ होते हुए दिखा है कि मैंने एग्जाम के एक दिन पहले केंद्रीय विद्यालय का कुछ तो क्वेश्चन या कुछ पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, और सेम क्वेश्चन, वैल्यूज भी चेंज नहीं थी, अकाउंट्स का पेपर था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वो एज इट इज आ गया था। तो और उनका ये भी है ना कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो पूरा जो उनका पेपर पैटर्न होता है वो बोर्ड्स के हिसाब से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं और बहुत ज्यादा सही है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तुम देख सकते हो। कोशिश करना कि रिसेंट ईयर्स के पहले करो और उसके बाद पीछे वाले सालों में जाना। तो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।